बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप सब लोग। आज जो है इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने प्रीवियस टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ था बायोलॉजिकल मेथड, उसे कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में देखा था हम लोगों ने कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और मेन स्टेप्स क्या होती हैं किसी भी किस्म के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। उनमें से हमने ऑलरेडी दो डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा किया था? हमने आइडेंटिफिकेशन की थी किसी किस्म की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। उसके अलावा नेक्स्ट हमने देखा था कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। आज उसी लेक्चर को मजीद कंटिन्यू करेंगे और इस लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आज। इसमें जो थर्ड हमारे पास स्टेप्स आता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने का, दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आप लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। बेसिकली ये हाइपोथेसिस होती क्या है? वी कैन डिफाइन हाइपोथेसिस एज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव मीन क्या होता है? एक आर्जी। एक्सप्लेनेशन मतलब है वजाहत, एक आर्जी सी वजाहत की जाती है ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो मुशाहिदा बायोलॉजिस्ट करती हैं। अब वो उस मुशाहिदे को ऐसे तो नहीं ना छोड़ देते, उन्होंने क्या करना होता है, उस मुशाहिदे को मुकम्मल एक बयान की शक्ल देनी होती है। तो वो जो बयान बनाती हैं वो क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस कहलाता है। अपनी ऑब्जर्वेशन की एक आर्जी सी वजाहत किसी एक बयान की शक्ल में, उसे हम क्या नाम दे देती हैं? हाइपोथेसिस का नाम दे देते हैं। अगेन देख रहे हैं, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे की एक आर्जी सी वजाहत इस कॉल्ड हाइपोथेसिस। हम क्या नाम देते हैं? हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। अब जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जर्व तो कर लेता है उस प्रॉब्लम को और सब कुछ सारा नोट भी कर लेता है, डाटा इकट्ठा कर लेता है, लेकिन इकट्ठा करने के बाद उसको तरतीब देना भी तो जरूरी है। एंड ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज तरतीब देता है अपनी ऑब्जर्वेशन को इनटू डाटा फॉर्म, डाटा की शक्ल में लेकर आता है। और वो शक्ल क्या होती है? एक स्टेटमेंट, मतलब वो एक स्टेटमेंट बनाता है अपनी ऑब्जर्वेशन के मुतालिक। उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट होती है उसकी, वो बेस किस पे कर रही होती है? जब वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा होता है, उस दौरान उसको बहुत सारी चीजें जो है वो सेंस करता है। अपने तजर्बे की बुनियाद पे सारा मुशाहिदा करने के बाद वो स्टेटमेंट को पेश करता है। तो जो स्टेटमेंट दी जाती है ये एक्चुअली बेस कर रही होती है बायोलॉजिस्ट के एक्सपीरियंस पे, कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका तजर्बा क्या है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में। और सेकंड, वो डिपेंड कर रही होती है कि उस बायोलॉजिस्ट के पास उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बैकग्राउंड नॉलेज कितना है, वो कितना नॉलेज रखते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। तो ये चीजें क्या है? बेस बनती हैं हाइपोथेसिस की। नेक्स्ट, ये तो पता चलिए हमें कि हाइपोथेसिस होती क्या है। हमें अब ये भी पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस को बनाया किन तरीकेकार से जा सकता है। बेसिकली दो मेथड हैं जिनके जरिए हाइपोथेसिस को बनाया जाता है। वन इज दी डिडक्टिव रीजनिंग, जो एक तरीकेकार है हाइपोथेसिस का बनाने का, वो है हमारे पास एक तो डिडक्टिव रीजनिंग, और दूसरा है जो हम देखेंगे आज, वो कौन सा है? इंडक्टिव रीजनिंग। सेकंड वन इज द इंडक्टिव रीजनिंग। दोनों को हम वन बाय वन चेक कर लेंगे कि दोनों एक्चुअली हैं क्या, इनमें किस किस तरह से हाइपोथेसिस जो है उसको ड्रा किया जाता है और किस तरह से इनमें नताइज हासिल किए जाते हैं, कंक्लूजन निकाला जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग को पहले देख लेते हैं। इस मेथड में एक्चुअली होता क्या है? इस मेथड में वही ड्रॉ हम निकालते हैं, अक्स करते हैं स्पेसिफिक कंक्लूजन, मतलब कोई खास बात हम बना लेते हैं, कोई खास बात हम निकाल लेते हैं। कैसे? फ्रॉम द जनरल कंक्लूजन, किसी एक आम सी बात को लेके, किसी एक आम सी बात को लेके उससे हम क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक, एक खास बात को जो निकालते हैं, जो खास बात बनाते हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं? कि ये हम डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग के जरिए हम यहाँ पे हाइपोथेसिस बना रहे हैं। अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए, इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट, आप लोग के आसानी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस रीजनिंग में, इस तरीकेकार में, वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, किसी आम चीज से हम खास चीज की तरफ यहाँ मूव करती हैं। और यहाँ पे ये रीजनिंग, ये हाइपोथेसिस बनाने के लिए इस तरीकाकार में हम कुछ लॉजिक, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो वर्ड्स कौन से हैं? इफ एंड देन, ये यूज होती हैं डिडक्टिव रीजनिंग में, आर यूज इन डिडक्टिव रीजनिंग। कैसे यूज होती है इसको मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ मजीद। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। इसमें यहाँ पे लिखे दो प्रीमिस लिखे गए हैं। प्रीमिस मतलब होता है कि मसला हमारे पास कितने हैं, दो मसले हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लोगों ने एक बात नोट की, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, इफ वी एक्सेप्ट, हमने ये कबूल कर लिया है कि दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि तमाम परिंदों के पास क्या होते हैं? पर होती हैं। ये कॉमन सी बात है, जनरल एक आम सी बात है। अब दूसरी बात हम क्या करती हैं? दूसरी बात हम साथ ये भी लिखते हैं एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, कि चिड़िया भी क्या है?
परिंदे हैं, ये भी आम बात है। अब यहाँ इन दोनों चीजों से हमने एक खास बात निकालनी है, और वो खास बात हम क्या निकाल रहे हैं कि यहाँ ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट से साबित हो चुका है कि हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि स्पैरोज के पास फिर क्या होंगे, विंग्स होंगे। ऊपर दो हमने जनरल बातें की हैं कि तमाम परिंदों के पास पर होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि अगर तमाम परिंदों के पास पर होते हैं तो जो है स्पैरो वो भी क्या है, बर्ड्स हैं। फिर हमने कंक्लूजन निकाला कि कैसे हमने साबित किया कि स्पैरोज बर्ड्स हैं, क्योंकि स्पैरोज के पास भी क्या होती हैं, विंग्स होते हैं। तो ये जो हमने बात निकाली है कि स्पैरोज हैव विंग्स, ये हमने क्या निकाला, एक स्पेसिफिक जो है वो कंक्लूजन निकाला है फ्रॉम जनरल। तो ऐसी रीजनिंग जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक मूव करते आ रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दी है। इसमें हम लिखते हैं कि इफ ऑल ग्रीन प्लांट, जो जितने भी सब्ज पौधे हैं, रिक्वायर सनलाइट, एक फैक्ट है कि सनलाइट पौधों को रिक्वायर होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, अपनी खुराक तैयार करने के लिए फोटोसिंथेसिस के अमल में। तो इससे क्या साबित होता है कि अगर ग्रीन प्लांट्स को रख दिया जाए डार्कनेस में, अंधेरे में रख दिया जाए, सनलाइट प्रोवाइड ना की जाए, तो क्या ग्लूकोज बना सकेंगे? नो, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं बना सकेंगे। ये ग्लूकोज क्या है हमारे पास, एक्चुअली ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, और वो एंड प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस के अमल में जो बनने वाला मेन प्रोडक्ट वो क्या है, ग्लूकोज होती है। तो यहाँ से ऊपर हमने बात जनरल की कि तमाम ग्रीन प्लांट जो है उनको सनलाइट की जरूरत होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आगे से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर हम इन ग्रीन प्लांट्स को रख दें डार्कनेस में तो वो कभी भी ग्लूकोज नहीं बनाएंगे, कभी भी फोटोसिंथेसिस के अमल को कैरी आउट नहीं करेंगे। ये थी हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग। आगे हम मूव करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की तरफ। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, ये बिल्कुल डिडक्टिव रीजनिंग का ऑपोजिट होगी। इसमें देख लेते हैं, वी ड्रॉ जनरल कंक्लूजन। यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, एक जनरल कंक्लूजन, नतीजा निकाल लेंगे, आम कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक वन, के खास बात को मद्देनजर रखते हुए उससे एक आम बात को निकाल लेंगे। ये क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है। अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए हम इसको क्या कह सकते हैं, इन दिस रीजनिंग वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इधर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जो है वो मूव करते हैं, खास बात को देखते हुए उस पर गौर करते हुए हम उससे एक आम सा बयान बना लेते हैं। तो वो जो बयान हम बनाएंगे वो क्या होगा, हाइपोथेसिस होगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, अगर हमारे पास यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहले वो कहते हैं जी, इफ वी नो दैट, अगर हमें मालूम है दैट स्पैरोज हैविंग, ये एक क्या खास बात है कि चिड़िया के पास पर होते हैं, और वो चिड़िया क्या होगी, फिर बर्ड होगी। ये हमने क्या की, एक स्पेसिफिक बात हमने यहाँ लिखी है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखी है। और दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, एंड वी नो दैट, और हमें ये भी मालूम है कि ईगल, पैरट, हॉक एंड क्राउच आर बर्ड, वो भी क्या है, सारे परिंदे हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे, जनरल स्टेटमेंट निकालेंगे। वो क्या होगी, देन वी कंक्लूड दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। पहले स्पैरो की बात कर लेनी है, देन 2 to 3 डिफरेंट बर्ड्स की बात कर लेनी है, और उन दोनों स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखते हैं कि हमने ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके पास क्या होंगे, विंग्स होंगे। और ये कॉमन सेंस सी बात है, जनरल सी बात है कि तमाम परिंदों के पास जो है वो पर होते हैं। इस तरह हमने खास स्टेटमेंट से मूव करते हुए हमने क्या किया, एक आम स्टेटमेंट जो है वो ड्रॉ कर ली है। तो इस तरह की जो रीजनिंग को हम क्या नाम देते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग का नाम देते हैं। उसके अलावा कुछ और वेज भी हैं हाइपोथेसिस को बनाने के, जिनमें सबसे पहला आता है इंट्यूशन और इमेजिनेशन। इंट्यूशन और इमेजिनेशन दोनों का मतलब सेम है। इसमें ये होता है कि कोई चीज आपने देखी, आपने उसको ऑब्जर्व किया और खुद से ही अपने माइंड में उस चीज के बारे में ख्याल बना लिया। तो एक ख्याली पकाओ जिसे पकाना कहती है ना, बिल्कुल वैसे ही उस चीज की बेस पे कोई हाइपोथेसिस पेश कर देना। तो ये क्या कहलाता है, इंट्यूशन और इमेजिनेशन की कैटेगरी में आता है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आप लोगों का बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दूं, तो डार्विन जो साइंटिस्ट था जिसने काम किया था इवोल्यूशन के ऊपर, तो उसी ने इस चीज को देखा था कि जो है इंसान, उनकी रिजेम्बलेंस मतलब वो मिलती हैं किससे, मंकी से। इस चीज को उसने अपने माइंड में तस्वुर किया था इस चीज का, और फिर इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए उसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो पेश कर दी थी। तो इस तरह साबित हुआ कि वाकई ही इमेजिनेशन और इंट्यूशन की बुनियाद पे जो है हाइपोथेसिस को बनाया जा सकता है। सेकेंड थिंग आती है एस्थेटिक प्रेफरेंस। एस्थेटिक मतलब होता है कि किसी चीज की प्यारा होने की बुनियाद पे
और प्रेफरेंस उसको तरजीह दी जा रही है कि वो चीज इतनी प्यारी है, उसको देखा जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, मुशाहिदा किया जाता है और फिर उसके बारे में हाइपोथेसिस दे दिया जाता है। इसे कहते हैं कि ये साइंटिस्ट की अपनी पसंदीदगी की बुनियाद पर किसी चीज पे काम किया जाना और वहां से हाइपोथेसिस को बना लिया जाना। ये किस कैटेगरी में आ रहा है जी? एस्थेटिक प्रेफरेंस कैटेगरी में आ रहा है। जैसे साइंटिस्ट है, वो क्या है, रोज प्लांट है, उसको बहुत प्यारा लगता है, बहुत पसंद है उसे, तो वो क्या करेगा, उस पर काम करेगा, उस पर ऑब्जर्वेशन करेगा डिफरेंट, और फिर वहां से वो एक हाइपोथेसिस पेश कर देगा कि हो सकता है कि जो जो रोज प्लांट है, इसकी जो पेटल्स पत्तियां हैं, ये जो है हमें कोई ऐसी मेडिसिन दे दें जिसकी वजह से हम जो है डिजीज के खिलाफ फाइट कर दें। अभी सिर्फ उसकी बुनियाद क्या बनाई उसने, वो उसे अच्छी लगी वो चीज और उसने उस पर काम करना शुरू किया और उसके बारे में हाइपोथेसिस पेश कर दिया। और थर्ड थिंग क्या है जी हमारे पास, तीसरा हमारे पास कौन सा तरीकेकार है, वो है रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज, कि क्या किया जाना, मजहबी या फिलोसफाना ख्यालात, इसकी बुनियाद पे हाइपोथेसिस को पेश कर देना। जैसे हम बात करती हैं अपने रिलीजन इस्लाम की बात करती हैं कि हमने बहुत से आइडियाज वहां से लिए हैं, जैसे कि वी कैन मेक मैनी आइडियाज फ्रॉम द होली कुरान, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ डेज एंड नाइट, दिन और रात के बदल के आने में जो बात लिखी गई है वो कुरान पाक में लिखी गई है, और वो बात हमने वहां से नोट की है और उसके बारे में डिफरेंट जो है वो हमने हाइपोथेसिस बना लिए हैं। तो इस तरह रिलीजियन जो है वो भी हमारी हेल्प करते हैं हाइपोथेसिस को बनाने में। फोर्थ का वे कौन सा है, कंपैरिजन और एनालॉगी विद अदर प्रोसेसेस। इसका मतलब होता है कि मवासना किया जाना किसी एक चीज का दूसरी चीजों के साथ। जैसे कि हम बात करते हैं, साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, कंपेयर किया था एटम को, जो एटम होते हैं उसको कंपेयर किया किसके साथ, सोलर सिस्टम के साथ। तो उसने क्या किया, वहां से बहुत से हाइपोथेसिस बना ली, उसने ये डिस्कवर कर लिया कि जिस तरह जो है प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, सेम उस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के अराउंड ऑफ, सेम वैसे ही क्या होता है कि एटम के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन भी मूव करती हैं। ये उसने बताया था। ऐसे ही उसने कहा कि जैसे एक सन है, उसके इर्द गिर्द प्लेनेट अराउंड वो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, सेम वैसे ही क्या होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करती हैं। अब वो उसने कंपैरिजन करके जो है एक हाइपोथेसिस बना लिया था। फिर उसने सेकंड जो है हमारे पास आगे आता है फिफ्थ वन, वो है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, कि किसी एक चीज को डिस्कवर कर लिया जाए, बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखते हुए किसी एक नई चीज को डिस्कवर कर लिया जाए, एक नया हाइपोथेसिस बना लिया जाए बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखते हुए। तो ये इससे भी क्या करती हैं, हम नए हाइपोथेसिस बना सकते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्जांपल ली जाए, मुस्लिम साइंटिस्ट था जाबिर बिन हयान, वो क्या कर रहा था, वो गोल्ड के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन साथ ही उसने क्या किया, उस गोल्ड के साथ साथ उसने बहुत से और भी एलिमेंट के बारे में, बहुत चीजों के बारे में बताया था, लाइक एसिड बेस का कंसेप्ट भी फिर उसने दे दिया था। जब वो काम सिर्फ गोल्ड पे कर रहा था, लेकिन मजीद उसने एसिड और बेस के लिए भी कुछ बयान पेश किए थे। तो ये भी हमारे पास ऐसा वे है जिसके जरिए जो है हम हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। ये सारे वेज ऐसे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम ऐसी हाइपोथेसिस बनाती हैं जिनकी कोई ना कोई साइंटिफिक क्या होती है, बेस होती है, मतलब वो साइंसी तौर पे क्या होते हैं, बिल्कुल करेक्ट होती हैं। फिर जब हाइपोथेसिस बन जाते हैं ना, उसको बार बार टेस्ट किया जाता है, उसको आजमाया जाता है बार बार, कि ये साबित करने के लिए कि वाकई जो हाइपोथेसिस पेश किया गया है वो क्या है, सही है या फिर गलत है। आगे हमारे पास, ये तो हमारे पास था थर्ड स्टेप था बायोलॉजिकल मेथड का। फोर्थ हमारे पास आ रहा है जी, जो हमने यहाँ देखना है, उसमें हम देखते हैं बायो थेरी। थेरी है, थ्योरी कैसे बनती है, थ्योरी होती क्या है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है थ्योरी की। सिंपल वर्ड में अगर आप देखना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि आर टेस्टेड हाइपोथेसिस, बार बार आजमाया गया जो हाइपोथेसिस होता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, थ्योरी का नाम दे देती हैं। अगर दूसरे लफ्जों में और डेफिनेशन देखी जाए थ्योरी की, तो वो क्या होगी, थ्योरी इज ए वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस, एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसको बहुत सारे सबूतों ने क्या किया है, सपोर्ट किया है, विच कैन नॉट बी फाल्सिफाइड, जिसको हम गलत साबित नहीं कर सकते, जिस हाइपोथेसिस को, उसे हम क्या नाम दे देती हैं, थ्योरी का नाम दे देती हैं। मतलब ऐसी हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट किया जाए, बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाए और उसके बावजूद भी वो गलत साबित ना हो, तो उस हाइपोथेसिस को हम थ्योरी का नाम दे देते हैं। अगर जनरल हम थ्योरी की एग्जांपल देखते हैं तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, डार्विन ने पेश की। तो प्रेशर फ्लो थ्योरी है जो प्लांट्स के बारे में है, इसके बारे में बताया गया है, वो इसकी एग्जांपल में आ सकता है। उसके बाद थ्योरी हमने देख लिया, हमें पता भी तो होना चाहिए कि थ्योरी बनती कैसे है। देयर आर द फॉलोइंग वेज ऑफ फॉर्मिंग थ्योरी, थ्योरी को बनाने के ये मददगार तरीकेकार है। अब वो कहती हैं कि एक थ्योरी पेश कर दी गई, दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने अपनी फुल कोशिश की कि मैं इस थ्योरी क्या करूं, गलत साबित कर दूं। अदर साइंटिस्ट पीडली ट्राई टू फाल्सिफाई हाइपोथेसिस, अगर वो
फाल्सिफाइड ना हो, वो गलत साबित उनसे ना हो सके, तो वो जिस साइंटिस्ट ने वो थ्योरी पेश की होगी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मेरी बात तो बिल्कुल सही थी, साइंटिस्ट को गलत साबित नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट किया जाता है और वो बार बार टेस्ट करने के बावजूद भी फाल्सिफाइड मतलब गलत साबित वो नहीं होता और उसको वेल सपोर्ट किया जा रहा है जिस हाइपोथेसिस को, तो फिर एट देन हम क्या करेंगे, उस हाइपोथेसिस को एक थ्योरी का नाम दे देंगे। सिंपली जब भी हाइपोथेसिस बना लिया गया, एक साइंटिस्ट ने बना के दे दिया, पेश कर दिया, दूसरे साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने अपनी फुल कोशिश की है इसको गलत साबित किया जाए, उन्होंने उस पर टेस्ट किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनके कंक्लूजन ऐसे निकले हैं कि वो उसको गलत साबित नहीं कर पाए हैं। तो अब ये ऐसा हाइपोथेसिस हमारे पास आ चुका है कि जो बार बार टेस्ट किए जाने के बावजूद भी गलत साबित नहीं हुआ। तो ऐसे जब ऐसा हाइपोथेसिस जो बिल्कुल गलत साबित ना हो टेस्ट किए जाने के बावजूद भी, तो वो एक थ्योरी बन जाती है। तो फिर उससे हम मजीद जो है न्यू हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस, हमारे पास पूरी चेन बन चुकी है हाइपोथेसिस की, एंड ईच इज सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मेनी टेस्ट, और हर हाइपोथेसिस को जो है बहुत सारे टेस्ट के रिजल्ट ने क्या सपोर्ट किया है, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, उस हाइपोथेसिस को एक थ्योरी का नाम दे देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ थ्योरी, थ्योरी की किस्में। There are two main type of theory. One is the predictive theory, another is the productive theory. वन बाय वन इनको देख लेते हैं। दोनों ही हमारे पास गुड थ्योरी है, प्रिडिक्टिव भी और प्रोडक्टिव भी। जो प्रिडिक्टिव होती है इसमें किसी चीज की पेशन गोई की जाती है, पहले से बताया जाता है किस चीज के बारे में, और ये ऐसी थ्योरी होती है इसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, मतलब ये वजाहत कर सकती है जिस चीज के बारे में इसमें लिखा गया है उस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से ये एक्सप्लेन कर सकती है, एक्सप्लेनेटरी पावर रखती है ये थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी ये भी गुड थ्योरी है। ये तो प्रोडक्टिव मतलब होता है किसी चीज को बनाना, नई चीज को बना लेना, प्रोड्यूस कर लेना। तो ऐसी थ्योरी भी सजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस, जो नया हाइपोथेसिस हमें सजेस्ट करती है, हमें देती है, उसे हम क्या नाम देती हैं, प्रोडक्टिव थ्योरी का नाम देती हैं। ये तो सब कुछ था थ्योरी के मुतालिक। अब देखते हैं साइंटिफिक लॉ। ये हमारे पास क्या लास्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, साइंटिफिक लॉ। किसी भी चीज को डिटेल से पढ़ने से पहले हमें उसकी बेसिक मफहूम का पता होना चाहिए, बेसिक थीम क्या है, बेसिक तारीफ क्या है उस चीज की। तो यहाँ हम पहले साइंटिफिक लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, अ यूनिफॉर्म, एक यकसा और कांस्टेंट मुस्तकिल फैक्ट ऑफ नेचर के हकीकत, नेचर के बारे में ऐसी हकीकत जो कि मुस्तकिल हो, जिसको तब्दील ना किया जा सकता हो, एंड इट इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, मतलब ऐसी थ्योरी जिसको रद्द ना किया जा सकता हो, नेचर के बारे में ऐसा फैक्ट जो कि क्या हो, मुस्तकिल हो, जो हमेशा एक जैसा ही रहना हो, तो उसे हम क्या नाम दे देती हैं, साइंटिफिक लॉ का नाम दे देती हैं। ठीक है, थ्योरी के लिहाज से बात करेंगे तो हम कहते हैं इररिफ्यूटेबल थ्योरी, कि ऐसी थ्योरी जिसको रद्द ना किया जा सकता हो, वो थ्योरी फिर क्या बन जाती है, एक साइंटिफिक लॉ बन जाती है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लॉ, लॉ कैसे बनता है, इसमें क्या होता है, द टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी, प्रोडक्टिव थ्योरी के ऊपर टेस्ट की जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, मैनी साइंटिस्ट टेक इट एज ए चैलेंज, चैलेंज के तौर पे लेती हैं इस चीज को। दे आर स्केप्टिकल अप्रोच, कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो शक वाली सोच रखते हैं। अब किसी एक साइंटिस्ट ने काम किया है, उसने कोई लॉ पेश कर दी है, अब लॉ से पहले थ्योरी सॉरी पेश कर दी है, थ्योरी पेश हो गई है, दूसरे साइंटिस्ट क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि हो सकता है कि जो थ्योरी इसने पेश की है वो क्या है, थोड़ी सी गलत हो, तो वो क्या इसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ऐसे होती हैं ना, जैसे वो शक वाली सोच रखती हैं, वो कहते हैं ये थ्योरी तो पेश हो चुकी है, लेकिन अब हम क्या करें, इसको गलत साबित करें, तो वो बार बार क्या करेंगे, उस थ्योरी के ऊपर जो है टेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो उन तमाम टेस्ट के बावजूद भी वो थ्योरी बच जाती है, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, लॉ का नाम देते हैं। थ्योरी में सर्वाइव द स्केप्टिकल अप्रोच, अगर वो शक वाली जो सोच थी, शक वाले एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसके ऊपर, अगर उसको वो सर्वाइव कर जाती है, तो उसको बार बार जो है सपोर्ट किया जा रहा है उस थ्योरी को, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मतलब तजर्बाती सबूतों की मद्देनजर उसको सपोर्ट किया जाए उस थ्योरी को, तो वो क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है। साइंटिफिक लॉ रिमेन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट इन साइंस, मतलब जो बात अब लॉ में पेश कर दी है ना, वो हमेशा उसने एज सच ही रहना, उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आ सकती। उसके बाद कुछ साइंटिफिक लॉ एग्जांपल दी गई हैं, बायोलॉजी में कौन कौन से थे इसमें देख लेती हैं। लॉज जो होते हैं ना, थेरीज के बहुत जनरल होती हैं, क्योंकि ये जो है बहुत सारे कम्प्लेक्स क्वेश्चंस का आंसर दे सकती हैं, लेकिन बायोलॉजी में ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि बायोलॉजी में जो है लॉज बहुत कम पाई जाती हैं। वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि लाइफ की जो नेचर है ना वो कांस्टेंट नहीं होती है, लाइफ की नेचर जो है वो बदलती रहती है, इसलिए लाइफ के बारे में कोई मुस्तकिल जो है मुस्तकिल बात जो है वो पहले से कर दी जाए, और हो सकता है बाद में नेचर जो है लाइफ की वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो फिर वो लॉ जो है फिर वो गलत साबित हो सकता है। तो लेकिन लॉ तो गलत साबित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ तो क्या है, वो एक मुस्तकिल फैक्ट होता है नेचर के बारे में, जिसने ऐसा हमेशा रहना होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे साइंटिफिक लॉ की लिखी दी गई है, हार्डर वार्नबर्ग थ्योरम है,
वेनबर्ग लॉ, सॉरी हार्डे वेनबर्ग लॉ है, और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। हार्डे वेनबर्ग जो लॉ है ये जीन फ्रीक्वेंसी से रिलेट करता है, और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये रिलेट करते हैं हमारे पास। ये मेंडल ने पेश किया था, जेनेटिक्स के ये दो लॉस ने पेश किए थे। तो ये हमारे पास था। बायोलॉजिकल मेथड का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो चुका है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ चुकी होगी इस टॉपिक की। थैंक यू सो मच। It's caught in the crossfire.